नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आज आपकी 27वीं क्लास है। और इस क्लास के अंतर्गत हम आज सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे गांधी जी ने नमक जैसी रोज़मर्रा के उपभोग की वस्तु से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरे देश को एकजुटता के सूत्र में बांध दिया था। इस आंदोलन का प्रसार भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक एवं पूर्व से पश्चिम तक सभी एरियाज़ में हुआ था। इस आंदोलन में महिलाओं, बच्चों, किसानों, मजदूरों सभी की भागीदारी देखने को मिलती है। साथ ही बच्चों की बात करें तो इसमें वानर सेना एवं बच्चियों ने मजरी सेना के रूप में इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। आंदोलन का प्रसार एवं प्रदर्शन इतने व्यापक थे कि ब्रिटिश सरकार को बैकफुट पर आकर गांधी जी के साथ में एक समझौता करना होता है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। आप सब इस क्लास में इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत रोचक होने वाली है। आपके एग्ज़ाम में इन टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसा मैं आपसे वायदा करता हूँ। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे। तो कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इससे पहली जो क्लास हुई थी हमारी, उनमें हमने साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसका काफ़ी तीव्र विरोध हुआ और परिणाम स्वरूप जनता का दमन किया ब्रिटिश सरकार ने। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट लाई जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जब ये नेहरू रिपोर्ट लाते हैं तो वायसराय इसको अस्वीकार कर देता है। उसके बाद वैश्विक मंदी भी होती है। इन सबसे होता क्या है, आप एक चीज़ आपने देखा होगा कि इसमें दमन काफ़ी ज़्यादा हुआ था जनता का। और नेहरू रिपोर्ट भी अस्वीकार कर देने से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों के दिलों में काफ़ी हिंसक एवं विद्रोह की भावना भरी हुई थी। इसी क्रम में वैश्विक आर्थिक मंदी थी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, लोगों को परेशानियां हो रही थी। तो सब क्या थे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे। बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी। वो चिंगारी लगाते हैं महात्मा गांधी नमक के द्वारा। दूसरा कारण ये था कि 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, अर्थात कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। अब हम बात करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था, कि वो था गांधी जी की 11 सूत्री मांगें। इन मांगों को वायसराय इरविन ने अस्वीकार कर दिया। अब ये मांगें थी क्या, इनको जान लेते हैं। 11 पॉइंट्स डिमांड ऑफ गांधी। ठीक है, तो गांधी जी ने भारत की जनता को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लामबंद करने के लिए तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों पर किए जा रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार से कुछ 11 मांगें मांगी। और इन 11 मांगों को उन्होंने अपने एक समाचार पत्र, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र था उनका, उसके माध्यम से वायसराय इरविन के सामने रखते हैं। लेकिन इरविन इन सारी मांगों को अस्वीकार कर देता है। अब ये गांधी जी की मांगें क्या थी, तो देखिए गांधी जी ने क्या किया था कि इस मांगों में समाज के जितने भी वर्ग थे, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी को साधने का प्रयास किया। मतलब उन सभी की मांगें इन 11 मांगों में शामिल कर दी थी। जिसमें आम हितों से जुड़ी हुई मांगे देखें तो हम सेना के खर्च में उन्होंने कहा गांधी जी ने कि 50% की कमी की जाए। साथ ही जो भी राजनीतिक बंदी ब्रिटिश सरकार की कैद में हैं उन सभी की रिहाई की जाए। नशीली वस्तुओं का जो व्यापार भारत में हो रहा है, ब्रिटिश सरकार बढ़ावा दे रही है, उन सब पर रोक लगनी चाहिए। और गुप्तचर विभाग जो है उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। शस्त्र कानून में परिवर्तन होना चाहिए, लोगों को लाइसेंस मिलने चाहिए। डाक आरक्षण बिल लाया जाए। ये मांग थी आम हितों से जुड़ी हुई गांधी जी की। मतलब गांधी जी ने आम लोगों को भी इसमें शामिल किया। अब देखते हैं कृषक वर्ग से संबंधित क्या मांगे थी। तो पहली थी कि नमक कर की समाप्ति की जाए। कि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, साथ ही नमक के उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अब भारत में क्या था कि जो परंपरागत किसान थे वो नमक का उत्पादन करते थे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस पर प्रतिबंध लगा देती है। और लगान में 50% की कमी की जाए, ये किसानों के लिए उन्होंने मांगे की। साथ ही पूंजीपतियों को साधने के लिए उन्होंने विदेशी कपड़ों के आयात पर शुल्क बढ़ाया जाए। मतलब विदेश से जो कपड़ा आता है भारत में, उस पर आयात शुल्क बढ़ा दिया जाए, जिससे कि उस कपड़े को हतोत्साहित किया जा सके भारत आने के लिए। और यहाँ के जो देसी उद्योग हैं, देसी कपड़ा बनाने वाले जो व्यापारी वर्ग है, उनका सामान ज़्यादा बिके। रुपए का विनिमय दर कम करें। साथ ही तटीय यातायात रक्षा विधेयक लाया जाए। तो ये सभी कुछ गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी, जो कि आपने अभी देखी हैं। इन सभी को जो वायसराय इरविन होता है एवं ब्रिटिश सरकार अस्वीकार कर देती है, स्वीकार नहीं करती। फरवरी 1930 की बात करें तो साबरमती आश्रम में, गांधी जी का आश्रम कहाँ था, साबरमती आश्रम, यहाँ पर होती है कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। इस बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व होता है
वो गांधी जी को सौंप दिया जाता है। कब सौंपा जाता है? फरवरी 1930 साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में। इसी क्रम में गांधी जी ने मार्च 1930 में ब्रिटिश सरकार को एक चेतावनी दी कि अगर आपने 11 मार्च 1930 तक इन 11 सूत्री मांगों को नहीं माना तो पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। मतलब गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से ये कह दिया, एक तरह से चेतावनी दे दी कि 11 मार्च 1930 तक का समय है आपके पास, इस समय तक आप इन मांगों को मान लीजिए, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में चलाएंगे। किंतु ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को माना नहीं और गांधी जी ने क्या किया कि जो नमक कर बढ़ा दिया गया था और नमक पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसी मुद्दे को गांधी जी ने उठाया और इसको उठाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अब आप सोचेंगे कि नमक जैसी रोज़मर्रा की चीज़, इस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और इससे एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। आखिर गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, नमक ही क्यों असली मुद्दे के रूप में चुना? तो देखिए, नमक जो है जन सामान्य से जुड़ा हुआ मुद्दा था। जन सामान्य से जुड़ा हुआ मुद्दा मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है समाज के सभी वर्ग, चाहे उसमें किसान हों, मजदूर हों, गरीब हों, अमीर हों, शहरी हो चाहे ग्रामीण, सभी नमक का यूज़ करते हैं एवं इस मुद्दे पर लोगों की सहजता से समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें चाहे किसान हों, चाहे गरीब हों, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, चाहे हमारे हिंदू मुसलमान, सभी लोग नमक का समर्थन करते हैं, मतलब नमक को यूज़ करते हैं। अब जो नमक को यूज़ करते हैं, ब्रिटिश सरकार नमक को प्रतिबंधित कर देती है उत्पादन को उसके, और उस पर कर लगा देती है, तो ये सभी क्या होंगे? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने इस नमक के मुद्दे को सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रमुख मुद्दा बनाया। और साथ ही नमक का मुद्दा ऐसा था कि इससे सांप्रदायिक तनाव की भी कोई आशंका नहीं थी। इसी क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है दांडी मार्च से। इसका नाम आपने सुना ही होगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ में साबरमती आश्रम से, जहां उनका आश्रम था साबरमती आश्रम, वहां से दांडी मार्च शुरू करते हैं। कहां से? साबरमती आश्रम से। और 5 अप्रैल 1930 को 240 मील की दूरी तय करके कहाँ पहुँचते हैं वो? दांडी। दांडी पड़ता है गुजरात में, एक ज़िला पड़ता है नवसारी। इस नवसारी ज़िले के अंतर्गत दांडी पड़ता है। ये देखिए गुजरात का रीजन है, तो यहाँ से चलकर ये कहाँ आते हैं? दांडी। ये टोटल यात्रा जो थी 240 मील अर्थात 390 किलोमीटर की थी। और टोटल जो डेज़ लगते हैं गांधी जी को यहाँ पर, 24 दिन की ये यात्रा होती है। 6 अप्रैल को 1930 में, मतलब अगले दिन ही, दांडी में गांधी जी ने नमक बनाया, मतलब एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं होने लगी, नमक उठाने की, नमक कानून तोड़ने की, वन सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें प्रारंभ हो जाती हैं। अब यहाँ आप जो लाइन देखेंगे, अब गांधी जी पैदल पैदल यहाँ तक गए, तो यहाँ तक जाने में कई जगह विश्राम भी किया और जहाँ जहाँ वो रुके वहाँ लोगों से मिलते हुए गए, उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों को बताया। इसी क्रम में बहुत सारे लोग जो थे गांधी जी के साथ जुड़ते हुए चले गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस मार्च की तुलना, मतलब दांडी मार्च की तुलना, नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। तो इसमें कार्यक्रम क्या बनाया गया था कि नमक कानून का उल्लंघन करना एवं स्वयं नमक बनाना, जितने भी टैक्सेस लगाए हैं ब्रिटिश सरकार ने उनको अदा न करना, जो लोग सरकार में हैं वो नौकरियों से त्यागपत्र दे दें एवं जिनको उपाधियां मिली हुई हैं सरकार से वो अपनी उपाधियों को त्याग दें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए एवं विदेशी कपड़ों की होली जलाना, ये सभी प्रमुख कार्यक्रम थे। महिलाओं के द्वारा विदेशी कपड़ों एवं अफीम की दुकानों पर धरना देना, साथ ही सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का छात्रों द्वारा बहिष्कार करना, चरखा एवं सूत काटना, ठीक है, अहिंसा को सर्वोपरि रखना, ये इस आंदोलन की प्रमुख बात थी। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ भारत में। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी द्वारा तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की पैदल यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा गया था। वहीं हम बात करें केरल की, तो केरल के मालाबार में के कलप्पन एवं टी के माधवन, ये 2 व्यक्ति थे, इनके द्वारा कालीकट से पयन्नूर तक की यात्रा की गई एवं नमक कानून की अवहेलना की गई थी।
ये जो आपको नाम दिख रहे हैं, जो जो नेतृत्व करता है जिस स्टेट में, उन सब के नाम को याद रखना, साथ ही उन्होंने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की और क्या कार्यक्रम हुए थे उनको भी याद रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में बालासोर, पुरी, कटक, इनमें गोपाल चंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में नमक आंदोलन चला था। बम्बई में धरसड़ा नामक स्थान पर सरोजनी नायडू, मणिलाल एवं इमाम साहब, इन्होंने क्या किया कि नमक कारखाने पर धावा बोल दिया। ब्रिटिश सरकार का एक कारखाना था और सरकार ने इसके जवाब में इन सभी आंदोलनकारियों पर निर्ममतापूर्वक लाठियां बरसाई थी। इसी क्रम में कई सारे लोग घायल भी हुए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ आंदोलनकारियों ने जो प्रदर्शनकारी थे उनके लिए शिविरम की स्थापना की थी। अब शिविरम क्या थे? शिविरम एक तरह से सैनिक शिविरों की ही तरह थे। तो शिविरम की स्थापना कहाँ की गई थी? वो की गई थी आंध्र प्रदेश में। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत अर्थात पेशावर के एरिया में खान अब्दुल गफ्फार खान, किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने संगठन खुदाई खिदमतगार, इस संगठन के माध्यम से अहिंसक संघर्ष किया था। इस संगठन के लोग लाल कुर्ता पहनते थे, इस तरीके से देखिए, इसलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन या फिर इनके दल को जो खुदाई खिदमतगार था उसको लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि बादशाह खान भी कहा जाता है उनको, सीमांत गांधी, मलंग बाबा, इन सभी नामों से जाना जाता है। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्तो भाषा में पख्तून नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। जब ये अहिंसक आंदोलन चला रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो पेशावर में काफ़ी हिंसा भड़क गई और ब्रिटिश सरकार ने इसके जवाब में दमन के आदेश दे दिए। किंतु जो फौज आई थी, जो पुलिस वाले आए थे इनका दमन करने के लिए प्रदर्शनकारियों का, उसी में चंदू सिंह गढ़वाली जो थे उनके नेतृत्व में सिपाही आए थे। तो इन्होंने सिपाहियों ने, चंदू सिंह गढ़वाली ने कहा कि आप मुसलमानों की भीड़ पर गोली ना चलाएं। इसी क्रम में जो हमारे हिंदू सिपाही थे उन्होंने मुसलमानों की भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया। संयुक्त प्रांत में जो आंदोलन चला था वो था कर न देने का संकल्प लिया गया लोगों द्वारा और जमींदारों से आग्रह किया कि वह सरकार को कर ना चुकाएं। बंगाल एवं बिहार में चौकीदारी रोको आंदोलन, साथ ही मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सभी में वन सत्याग्रह चला था। वन सत्याग्रह इसलिए चला था क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जहां समुद्र नहीं है वहां आप वन कानून को तोड़िए, क्योंकि समुद्र में नमक कानून तोड़ सकते हैं। अब जहां समुद्र है ही नहीं तो वहां नमक कानून कैसे तोड़ा जाएगा? तो वहां विरोध प्रदर्शन का एक तरीका था वन कानूनों को तोड़ना। तो वन पर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए थे ब्रिटिश सरकार ने। वनों में जनजातियों के आवागमन को लेकर, उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें जो इकट्ठी करते थे उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी क्रम में वन सत्याग्रह होते हैं। असम में एक चीज़ थी कनिंघम सर्कुलर, इसके विरोध में छात्रों ने सशक्त आंदोलन चलाया था। दरअसल इसके अंतर्गत जो छात्र होते थे और अभिभावक होते थे उनको अच्छे व्यवहार का सर्टिफिकेट देना पड़ता था ब्रिटिश सरकार को। मणिपुर की बात करें हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र की, तो रानी गेडिनल्यू वहाँ एक आंदोलनकारी थी। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का वहाँ पर नेतृत्व किया। रानी गेडिनल्यू को रानी की उपाधि जो दी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो बच्चियां थीं उन्होंने मजरी सेना एवं बच्चों ने वानर सेना का गठन किया और ब्रिटिश सरकार को परेशान किया था। गांव-गांव जाकर जनसंचार एवं चेतना के लिए प्रभात फेरियां निकाली गईं, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सामाजिक भागीदारी अर्थात इसमें किस किस वर्ग के लोगों ने भाग लिया, तो देखिए महिलाओं ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने शराब एवं नशे की दुकानों पर धरना दिया था और किसानों, मजदूरों, इन सभी की भागीदारी रही। साथ में व्यापारी वर्ग भी शामिल हुआ। जनजातियों की भागीदारी आपको देखने को मिलती है, छात्रों की भागीदारी देखने को मिलती है। वहीं मुस्लिमों की भी भागीदारी रही है। हमने पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में देखा था, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। किंतु अगर हम इससे तुलना करें असहयोग आंदोलन से इस आंदोलन की, तो अपेक्षाकृत मुसलमानों की भागीदारी कम रही थी, क्योंकि जो बहुत सारे मुस्लिम नेता थे उन्होंने इस आंदोलन में मुसलमानों को शामिल होने से मना किया था। इसी क्रम में मुसलमानों की भागीदारी इसमें कम रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन कैसे हुआ, तो ब्रिटिश सरकार जो थी, जब आंदोलन इतना बढ़ चुका था कि उसके काबू से बाहर जा रहा था, तो उसने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया एवं बहुत घातक प्रहार किए, जिसमें कई लोग मारे गए एवं हजारों लोग घायल हुए।
इसी क्रम में गांधी जी समेत जितने भी बड़े बड़े नेता थे देश में, उन सभी को जेल में डाल दिया जाता है। फिर जुलाई 1930 में भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे, उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा और डोमिनियन स्टेटस की मांग पर चर्चा करना इसका उद्देश्य था। मतलब गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था उसका उद्देश्य क्या था? डोमिनियन स्टेटस की मांग पर चर्चा करना। गांधी जी एवं सभी बड़े नेताओं गिरफ्तार हो जाने से देश में और ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई सारी घटनाएं होने लगीं। इसी क्रम में जब ब्रिटिश सरकार ने थोड़ा शांति स्थापित करने के लिए गांधी जी को जनवरी 1931 में बिना शर्त के रिहा कर दिया। कब किया था? जनवरी 1930 में। कहाँ से? यरवदा जेल से। गांधी जी को रखा गया था यरवदा जेल में। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयासों, मतलब जो गांधी जी बाहर आ गए तब तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयासों ने गांधी जी एवं वायसराय इरविन के बीच दिल्ली वार्ता प्रारंभ करवाई। अब दिल्ली वार्ता क्या थी? तो देखिए, गांधी जी एवं इरविन के बीच में जब वार्ता चल रही तो करीब 4-5 दिन तक ये वार्ता चलती है, अधिक दिन तक चलती है। इसी क्रम में 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं वायसराय इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी इस बात को सहमत हो गए कि हम आंदोलन स्थगित कर देते हैं और इंग्लैंड में हो रहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से जाने के लिए भी गांधी जी एग्री हो जाते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता था क्या। तो देखिए, समुद्र तट पर ब्रिटिश सरकार ने निश्चित सीमा के भीतर नमक बनाने की अनुमति दे दी थी एवं जिन लोगों ने सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया है, इस आंदोलन के अंतर्गत उन भारतीयों के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। साथ ही मदिरा, अफीम एवं विदेशी वस्तुओं की दुकान के सामने जो धरना प्रदर्शन होता है उसको शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी गई। मतलब शांतिपूर्ण आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। आंदोलन के दौरान जो लोगों की जब्त संपत्तियां थीं उनको पुनः लौटा दिया जाएगा। साथ ही जो हिंसात्मक अपराधी हैं उनके अलावा सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इस समझौते में महात्मा गांधी की 2 मांगों को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने मांग की थी कि पुलिस ज्यादतियों की जांच की जाए और भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सज़ा माफ़ की जाए, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया। कांग्रेस के जो युवा नेता थे, वामपंथी नेता थे, गांधी इरविन समझौते से असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे? उनका कारण ये था कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी असंतुष्ट थे। उन्होंने क्यों असंतुष्टि दिखाई? क्योंकि पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बिना ही गांधी जी ने समझौता कर लिया था। मतलब स्वतंत्रता मिलने से पहले ही गांधी जी ने समझौता कर लिया, जबकि ये आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रारंभ किया गया था। साथ ही दूसरी बात ये कि गांधी जी जो थे, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी जो दी गई थी उससे उन तीनों हमारे क्रांतिकारियों को बचा नहीं पाए। साथ ही 23 मार्च 1931 को इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है। हमारे ये तीनों क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु। 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें क्या होता है कि दिल्ली समझौता, जिसको हम गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, इसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। और इस अधिवेशन में एक और कार्य हुआ कि मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने चले जाते हैं इस आंदोलन को स्थगित करने के पश्चात, और देश में धीरे धीरे कई सारे और छोटे छोटे आंदोलन भी चलते रहे। इसी क्रम में गांधी जी पहुंच जाते हैं कहाँ पर? लंदन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या था इसको समझते हैं। तो इस समय वायसराय कौन था? अब देखिए, इरविन की जगह वायसराय आ गया वेलिंगटन, और ब्रिटेन में पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार। टोटल इस सम्मेलन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने गए थे। किससे गए थे? SS राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी कहाँ गए थे? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। गांधी जी जो थे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे गोलमेज सम्मेलन में। इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट ने कांग्रेस कार्य समिति की सदस्यता के रूप में भाग लिया। साथ ही भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी किया था। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो वो थी सरोजिनी नायडू एवं एनी बेसेंट। यहाँ कई सारी सांप्रदायिक बातें की जाती हैं। इसी क्रम में डॉक्टर अंबेडकर जो होते हैं हमारे, उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। साथ ही मुस्लिम लीग भी ऐसी पृथक निर्वाचन की मांग करने लगी, लेकिन गांधी जी इन पृथक निर्वाचन की मांग के विरोध में थे।
इसी प्रकार की सांप्रदायिक मांगों के कारण यह आंदोलन असफल हो जाता है और गांधी जी वापस इंडिया आ जाते हैं। और वापस इंडिया आने के पश्चात वह फिर से अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की घोषणा करते हैं, किंतु अगले ही समय गांधी जी एवं कांग्रेस के जितने भी सभी बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू एवं जितने भी नेता थे, वो सभी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं एवं उनके साथ करीब 1,20,000 लोग भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए जाते हैं। कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया एवं इससे संबंधित जो भी लोग थे उनको बहुत यातनाएं दी गईं, उनके घरों में छापे डाले गए, महिलाएं भी इस दमन का शिकार हुईं और अंततः गांधी जी ने क्या किया, अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि आंदोलन बहुत लंबा चल चुका है, अब जनता के बीच में इतनी क्षमता नहीं बची है कि इसको आगे तक बढ़ाया जा सके, इसलिए जनता का मनोबल टूटने से पहले ही इस आंदोलन को वापस ले लिया जाना चाहिए। अब हम कुछ MCQs लगा लेते हैं। हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया, तो इस MCQs का जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं या फिर अपने मन में सोच के रखें। तो पहला हमारा सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कानून तोड़ा गया। प्रथम ऑप्शन जो है मत्स्य कानून, डिसॉल्ट कानून और नमक कानून, मजदूरी कर कानून। तो आपको पता ही है कौन सा है, नमक कानून। वहीं दूसरा प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत नमक कानून कब तोड़ा गया। तो गांधी जी कब पहुंचे थे, 5 अप्रैल को, और तोड़ा कब था उन्होंने, 6 अप्रैल को। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के जुर्म में गिरफ्तार महात्मा गांधी को कौन सी जेल में रखा गया था। पहला विकल्प है दिल्ली की तिहाड़ जेल, खड़गपुर की हिजली जेल एवं अंडमान की सेल्यूलर जेल, पुणे की यरवदा जेल। आप सभी को बताया था मैंने, गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी की सहायता करने के उद्देश्य से किसने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आपको इस सवाल का जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना है। आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है पिछले, खुदाई खिदमतगार पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, आपको ये हिंट दे रहा हूँ। तो इसमें विकल्प जो हैं शाह अब्दुल अजीज़, सैयद अहमद खान, अल्ताफ़ हुसैन, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये सारे आपके जो थे MCQs थे और इस वाले का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोज़ और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।